स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट की आज की जो क्लास है ये 10वीं क्लास है। इसके पहले 9 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने 9 क्लासेस नहीं ली हुई हैं तो ज़रूर लीजिएगा। ये पूरा 72 दिन का हमारा कोर्स है जो हम पूरा कराएंगे। आपको सीटेट में काफ़ी बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो आज हम बात करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, जिसमें हम बात करते हैं आज चौथी क्लास हमारी है, जिसमें से हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने बाल विकास की अवधारणा के बारे में पढ़ाया हुआ है और बालकों के विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया हुआ है। साथ में आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, ये हमने 3 क्लासेस ली हुई हैं। तो आज चौथी क्लास है जिसमें हम जानेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया की और साथ में जानेंगे सामाजिक विश्व की और बालक की और शिक्षक और अभिभावक और मित्रगण का क्या प्रभाव पड़ता है एक बालक के सामाजिकरण पे। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे हम। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ में सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे और आप कुछ बेहतर सीख पाएंगे। तो हम बात करते हैं सामाजिकरण की। जैसा कि हम जानते हैं, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान कौशल को अर्जित करते हैं जो उन्हें समाज और दूसरों के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए योग्य बनाते हैं। आगे हम ये कह सकते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरा जीवन विस्तृत निरंतर चलती रहती है। मतलब किसी भी बालक के जीवन में ये जो प्रक्रिया होती है निरंतर चलती है, कभी रुकती नहीं है। और सामाजिकरण जो होता है उसके सांस्कृतिक संचरण का क्या होता है, एक आधार होता है, एक आधार तैयार करता है। तो आगे हम बात करते हैं रॉस की। रॉस ने क्या कहा हुआ है सामाजिकरण के लिए। तो रॉस ने कहा है, सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है। भाई यहाँ पे हम भावना का विकास हो रहा है, मतलब कि मैं ही नहीं हूँ, हमारे साथ भी कई लोग हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो भी करेंगे या साथ में मिलकर हम बढ़ेंगे और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा क्षमता में वृद्धि है। तो ये क्या होता है, सामाजिकरण होता है। रॉस ने कहा था अगर एक बालक होता है तो सामाजिकरण के द्वारा इसको ये सीखने को मिलता है कि यहाँ पे हम नहीं है, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, यहाँ पे एक हम की भावना है। और बालक क्या है, उसके अंदर कार्य करने की इच्छा जागृत होती है और क्षमता में उसकी वृद्धि होती है। आगे बात करते हैं हम सामाजिकरण की प्रक्रिया का पालन या फिर प्रक्रिया पालन के बारे में, कि अगर हमें सामाजिक प्रक्रिया में ढलना है, उसके बारे में जानना है, तो कुछ विभिन्न कारक होते हैं या कुछ प्रक्रिया होती हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला हमारा है पालन पोषण। भाई पालन पोषण से क्या तात्पर्य है, बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बात करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे का जो पालन पोषण है अच्छी तरीके से नहीं होगा तो वो समाज में अच्छी तरह से समायोजन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसका जो पालन पोषण है अच्छी तरह से होगा तो समायोजन भी बेहतर तरीके से कर पाएगा। ये बात होती है पालन पोषण की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सहकारिता और सहयोग की। ये क्या है, बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। मतलब क्या है कि एक अगर वो समाज में रहता है तो समाज के नियमों का पालन करता है और उसी के अनुसार ही वो क्या होता है, समाज में ढलने का प्रयास करता है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता जाता है और वैसे वैसे वो दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना प्रारंभ कर देता है, वो सीखना प्रारंभ कर देता है। तो ये होती है बात सहयोग की और सहकारिता की, जो कि हमें सामाजिकरण को सिखाती है। ये एक प्रक्रिया है। बात करते हैं आत्मीकरण की। मतलब जो भी हम कुछ सीख रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे। आत्मसात को हम बोलते हैं क्या, सूचना को ग्रहण करना। जो भी सूचनाएं हमको मिलने उसको ग्रहण करना ही क्या होता है, आत्मीकरण होता है। जैसे हम कहते हैं हमारे चारों तरफ हो रही सूचनाओं को ग्रहण करना आत्मीकरण है। अतः बच्चा अपने चारों तरफ उपयुक्त हुए सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है और समाज के साथ अंतःक्रिया करता है। मतलब बालक क्या है, समाज में जो मूल्य हैं, नियम हैं, उनको सीखता है, अपनाता है और उसके अनुसार ही क्या करता है, वो अंतःक्रिया करने का प्रयास करता है। ये होता है आत्मीकरण। आगे बात करते हैं अनुकरण की, इमिटेशन की। अनुकरण का अर्थ ही होता है नकल करना। भाई अनुकरण का अर्थ क्या होता है, नकल करना। बच्चे बड़ों की बातों को अनुकरण करके सीख जाते हैं और एक समाज का हिस्सा बन जाते हैं। ये क्या होता है, अनुकरण होता है। आगे बात करते हैं सामाजिक शिक्षण की।
तो भाई सामाजिक शिक्षण भी सामाजिकता पर या सामाजिकरण पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि एक अध्यापक एक ऐसा कारक होता है जो बच्चों को सामाजिक ज्ञान देता है और सामाजिकरण में काफ़ी बेहतर तरीके से जोड़ने का प्रयास करता है, समाज से जोड़ने का प्रयास करता है। ये बात होती है सामाजिक शिक्षण की। अब बात करेंगे हम पुरस्कार एवं दंड की। जब बालक समाज के आदर्शों एवं मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, भाई जैसे बात करते हैं कि समाज के कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, उनके अनुसार वो जब व्यवहार करता है तो लोग क्या है, उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बालक विपरीत परिस्थितियों में विपरीत चीज़ें करता है तो वहाँ पे क्या है, समाज के लोग उसे अस्वीकार करते हैं और उसे दंड देते हैं। और दंड से क्या होता है, वो दोबारा वो कार्य वो नहीं करने का, वो दोबारा कार्य वो नहीं करता है। तो ये होता है पुरस्कार और दंड की बात, जिससे भी हम सामाजिकरण को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये प्रक्रियाएं थीं, इनके द्वारा हमारा सामाजिकरण होता है। आगे बात करते हैं हम सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान देने वाले कारकों की। भैया जो कारक होंगे हमारे, वही पुराने कारक होंगे जो हमने विकास में पढ़ा था, साथ में जो हमने वहाँ पढ़ा था आनुवांशिकता में, है ना, और परिवेश में जो हमने कारक पढ़े थे वही कारक होंगे। एक वही कारक होते हैं जो बालक के सभी विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे वो सामाजिकरण हो, चाहे संज्ञान हो, कुछ भी हो, तो वही कारक होंगे। यहाँ पे कुछ नया नहीं होगा। तो देख लेते हैं हम एक बार। तो पहला हमारा क्या है, वंशानुक्रम है। तो वंशानुक्रम क्या होता है, जैसे कि क्रो ने कहा है, बच्चे की प्रथम मुस्कान या उसका कोई भी विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम के द्वारा ही उत्पन्न होने वाला है या उससे ही उत्पन्न होता है। तो कुछ विशिष्ट व्यवहार होते हैं जो बालक को जन्मजात मिलते हैं, या फिर कहें हम उसके आनुवांशिक लक्षण होते हैं जो उसके माता पिता से मिलते हैं। तो ये होता है वंशानुक्रम होता है। ये भी बालक के सामाजिकरण को काफ़ी प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं शारीरिक एवं बौद्धिक विकास की। जैसे कि हम जानते हैं, जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास वाला बालक साधारणतः सामाजिक परिपक्वता में योगदान देता है। जैसे कि एक बालक है जो उसका अच्छे से विकास हो चुका है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो परिपक्वता उसके अंदर जल्दी आ जाती है और उसका सामाजिकरण जल्दी होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर वही बालक क्या है, बुद्धि से कमज़ोर है, शरीर से कमज़ोर है, तो सामाजिकरण होने में उसको समय लगता है, उसके सामाजिकरण की जो गति है वो मंद हो जाती है। तो ये बात होती है शारीरिक और बौद्धिक विकास की। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। जैसा कि परिवार में स्थिति सबकी एक जैसी नहीं होती है, कुछ परिवार काफ़ी अमीर होते हैं, कुछ परिवार गरीब होते हैं, तो इस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है सामाजिकरण पे। जैसे कि बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी परिवार की स्थिति काफ़ी अच्छी है, बेहतर है, तो संभावना है कि उसका सामाजिकरण भी बेहतर होता है, क्योंकि उसको सभी संसाधन मिल रहे हैं, उसको समस्या नहीं आती है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा गरीबी होती, निर्धनता होती है, वहाँ पे क्या होता है, सामाजिकरण होने में थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वहाँ पे सामाजिकरण की गति संभवतः धीमी होती है। तो ये बात होती है आर्थिक स्थिति की। आगे बात करते हैं संवेगात्मक विकास की। इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि अगर जानते हैं बालक के अंदर संवेग बहुत सारे होते हैं, चाहे वो ईर्ष्या करना हुआ, खुशी हुआ, स्नेह हुआ, क्रोध हुआ, द्वेष हुआ, है ना, चाहे घृणा हो, तो ये सब क्या है, ये सब संवेग बच्चों के अंदर होते हैं। तो हमें इनको ध्यान देना है और उसके अनुसार ही हमें क्या करना है, बालक का सामाजिक विकास करना है। बालक की संस्कृति हो चाहे भाषा हो, ये भी प्रभाव डालती है किस पे, सामाजिकरण पे। जैसे कि हम बात करते हैं संस्कृति की, हमारी संस्कृति भी बच्चों के सामाजिकरण पर विशेष प्रभाव डालती है, क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, अगर बच्चा उनके साथ समायोजन करेगा तभी वो समाज में या हमारी संस्कृति में वो अच्छे से ढल पाएगा। आगे दिया है भाषा के बारे में। तो भाषा के बारे में बात करते हैं। सामाजिकरण में भाषा का बहुत योगदान है, क्योंकि बच्चा भाषा के द्वारा ही अपने आप को प्रस्तुत करता है तथा समाज के साथ क्या होता है, समायोजित होता है। तो ये बात होती है भाषा की। तो ये हमारे कुछ कारक थे जो हमारे सामाजिकरण को प्रभावित कर रहे हैं। अगर ये सब बेहतर होंगे तो हमारा सामाजिकरण भी बेहतर होगा, और ये सब में अगर कमी होगी तो हमारा सामाजिक विकास भी क्या होगा, कमी होगी, उसकी गति मंद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बात करते हैं समाजीकरण इकाइयों का प्रकार। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का है ये एग्ज़ाम में, इसमें से एक प्रश्न आ सकता है। तो आगे बात करते हैं हम किसकी, समाजीकरण इकाइयों के प्रकार की।
तो इसको बांटा गया है दो प्रकार में, सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। तो सक्रिय एजेंसी क्या होती है? इसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण दिए गए हैं, परिवार है, दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, स्वास्थ्य क्लब है, ये एक में ही होगा, और स्वास्थ्य क्लब है, इको क्लब है ना, और ऐसे ही स्कूल है या कोई भी क्लब है। तो ये ऐसे होते हैं जहाँ पे बालकों का सक्रिय योगदान होता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? सक्रिय एजेंसी बोलते हैं। मान लीजिए बच्चे का चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, पड़ोसी हो, ये प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर क्या डालता है? प्रभाव डालता है, क्योंकि बच्चा क्या है, उनसे बात करता है, उनसे सीखता है ना, और उनके आस पड़ोस में रहता है तो उनसे बेहतर सीखने का प्रयास करता है। तो ये सक्रिय एजेंसी होती हैं। अब हम बात करेंगे निष्क्रिय एजेंसी की, सेकंड पॉइंट की। निष्क्रिय एजेंसी क्या होती है? जहाँ पे बच्चा भले ही समाजीकरण इसका होता है लेकिन धीमी गति से होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा योगदान नहीं होता है। अगर हम बात करें पुस्तकालय की, तो पुस्तकालय क्या है? एक निष्क्रिय एजेंसी है। कैसे? अगर मान लीजिए हम एक पुस्तकालय में जाते हैं तो क्या है, मान लीजिए 4 बच्चे बैठे हैं, आपस में पढ़ रहे हैं, अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, तो भाई बच्चे बात तो आपस में कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अपना ही पढ़ रहे हैं, धीमे धीमे बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर बच्चों का समाजीकरण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं एग्ज़ाम्पल, पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। तो ये सब ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बालकों का जो समाजीकरण होता है सीधे सीधे प्रभावित नहीं होता है, इनडायरेक्टली प्रभावित करता है ये। तो ये क्या होती है? निष्क्रिय एजेंसी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी के नाम याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बात करेंगे समाजीकरण प्रक्रिया में योगदान देने वाले कारक। अभी हमने कारक पढ़े थे जो प्रभावित कर रहे थे, अब ये कारक ऐसे हैं जो इनको योगदान देंगे, बढ़ाएंगे, है ना, समाजीकरण को अच्छे तरीके से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात करते हैं परिवार की। परिवार काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं समाजीकरण में पहला स्थान परिवार का ही है, क्योंकि बालक जो होता है परिवार में ही चीज़ों को सीखता है, चाहे वो भाषा विकास हो उसका, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे समाजीकरण हो। मेन तो समाजीकरण होगा हमारा। तो समाजीकरण का जो आरंभ होता है परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है। परिवार में बालक उसके वातावरण को, रीति रिवाजों को और अपने प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण करता है, उसका सहयोग से सीखता है, साथ में उसका पालन पोषण होता है। तो इसके माध्यम से बच्चे का क्या होता है? समाजीकरण होना प्रारंभ होता है। बाद में बालक क्या होता है? विद्यालय जाता है, वहाँ पर उसके कई साथी मिलते हैं उसको, और विद्यालय में उसके अध्यापक मिलते हैं, तो वहाँ भी उसका समाजीकरण होना और अच्छे से प्रारंभ होता है। जैसे कि बात करते हैं हम, बालक के समाजीकरण के लिए विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि विद्यालय का वातावरण जैसा होगा वैसा ही बच्चे का सामाजिक विकास होगा। विद्यालय में बच्चे को अगर स्नेह मिलेगा, सहयोग सीखेगा, वो कर्तव्य निष्ठा होगी, दूसरे के साथ समायोजन करना सीखेगा, तो वैसे ही उसका व्यवहार हो जाएगा और वैसे ही उसका समाजीकरण होगा। आगे बात करते हैं अध्यापक की। सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यापक की, अगर अध्यापक आदर्श हैं, उनके अंदर अच्छे गुण पाए जाएंगे, तो बच्चे भी वही गुणों को सीखते हैं, क्योंकि एक अध्यापक ही एक रोल मॉडल होता है बच्चों के लिए। बच्चा अध्यापकों को ही देखता है कि हमारे अध्यापक ये कर रहे हैं तो हम भी ये करेंगे। अगर आप बेहतर करेंगे, हम बेहतर करेंगे, तो हमारे बच्चे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो अध्यापक की बात करते हैं हम। बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं। यदि अध्यापक शांत है, शिष्ट है तथा सहयोगी होता है, तो छात्रों में भी क्या है? शिष्टता आएगी, धैर्यता आएगी, सहकारिता के गुण भी विकसित होंगे। लेकिन अगर अध्यापक ही क्या है? बहुत अनुशासित होगा, बहुत क्रोधी होगा, है ना, तो बच्चे के अंदर क्या है? बच्चों के अंदर भी समाजीकरण सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई वो तो गुस्सा ही करता रहेगा, बच्चा बोल ही नहीं पाएगा वहाँ पे, है ना। तो हमें ध्यान देना है, हमें ईमानदार होना है और समय का सदुपयोग करना है कि बच्चा भी हमसे कुछ सीखे। अगर हम ही विद्यालय में लेट जाएंगे तो बच्चा भी लेट आना स्वाभाविक है ना। ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे। अध्यापक का काफ़ी रोल होता है बच्चे के समाजीकरण में। आगे बात करते हैं खेल की और खेल के मैदान की। जैसा कि हम जानते हैं, खेल से बच्चों के विकास जो होते हैं, एक हिसाब से कह सकते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो संवेगात्मक विकास हो, चाहे उसके साथ में हम बात करते हैं चाहे सामाजिक विकास की हो। तो ये सभी योगदान देता है किसमें? खेल में। एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना को
विकास करते हैं, सीखते हैं, साथ में अनुशासन को भी सीखते हैं, और साथ में अगर वो हार रहे हैं तो उनके संवेगों में परिवर्तन होता है तो वो भी सीखते हैं। तो एक खेल का मैदान एक ऐसा स्थल है जहाँ बच्चे का समाजीकरण होना अच्छे से होता है और प्रबल होता है। अगला पॉइंट है पड़ोसी। पड़ोसी की बात करते हैं तो बच्चे के जो पड़ोसी होते हैं, उसका पड़ोस होता है, आस पड़ोस होता है, तो वही बच्चों के विकास पर या फिर कहें सामाजिक विकास पर काफ़ी प्रभाव डालता है। अगर बच्चे का जो पड़ोस वाले हैं, जिन जैसे उनकी आदतें हैं, उनकी रुचियां हैं, उनकी बोलचाल हैं, वैसे ही बच्चा क्या है उनको सीखेगा और अपने अंदर ढालने का प्रयास करेगा। आगे हम बात करते हैं समुदाय की। तो समुदाय से भी बच्चा क्या होता है, उसका काफ़ी सामाजिक विकास होता है। समुदाय में रहकर बच्चा समायोजन को सीखता है। सामुदायिक प्रभाव को बच्चों को आत्म सुरक्षा और स्वतंत्रता आदि को प्राप्त करने में काफ़ी सहायक होते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो समाजीकरण को क्या करते हैं, समाजीकरण को अच्छे से प्रबल करते हैं, प्रभावित करते हैं, या हम कहें समाजीकरण को योगदान देते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न की। आगे बात करते हैं अभ्यास की। तो पहला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों के बीच तुलना अधिकतम करे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पहले ही बताया था तुलना क्या है, निगेटिव वर्ड है, हमें तुलना नहीं करनी है ना, बच्चों में तुलना करना सिखाना है। अगला पॉइंट क्या है, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे विशेष संस्कृति के हैं, समुदाय के हैं, उनको हम बढ़ावा दें, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। सभी बच्चे हमारे लिए क्या हैं, एक समान हैं। अगला पॉइंट क्या है, एक विद्यार्थी वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो ऐसा नहीं है, बच्चे की जैसी भी संस्कृति है, जैसी भी उसकी भिन्नता है, हमें उसको स्वीकार करना है ना। तो यहाँ पे अनदेखी की बात हो रही, तो ये भी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया, हमें अनदेखा नहीं करना है। सभी बच्चे हमारे लिए क्या है, एक समान है, चाहे किसी भी वो समुदाय के हों, किसी भी संस्कृति के हों, किसी भी वर्ग के हों। अगला क्या है, अगला पॉइंट है, वह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती होती है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें सभी बच्चों की संस्कृति का क्या करना है, सम्मान करना है, सबको एक समान देखना है, सभी को हमें महत्व देना है। तो यहाँ पे फोर्थ विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। आपको याद होगा, हमने पढ़ाया था आपको समाजीकरण में कि जो समाजीकरण होता था इसकी दो एजेंसी थी। पहली क्या थी हमारी, सक्रिय थी, दूसरी क्या थी, निष्क्रिय थी। जो सक्रिय वाली है वही हमारी क्या है, प्राथमिक है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो परिवार क्या होती है, सक्रिय एजेंसी होती है, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण माध्यम होता है। तो पहला विकल्प क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। भाई ध्यान दीजिएगा, एक समूह है जो वंचित समूह है, वंचित वर्ग का समूह है, तो बच्चे क्या हैं, वो सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं। तो दिक्कत क्या आ रही है, हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देते हैं हम। तो पहला क्या है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए करना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है भाई, बच्चे को विद्यालय नहीं छोड़ना चाहिए, वही पढ़ने का उसके अंदर हुनर है, वही पढ़ सकता है ना, उसके अंदर भी जिज्ञासा है। ऐसा नहीं है कि हमें उसको छोड़ने के लिए बोलना है। अगला क्या है, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है भाई, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम कारण जानने का प्रयास करेंगे क्या कारण है कि वंचित समूह के बच्चे जो हैं वो सही से सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये विकल्प गलत है। अगला है, इन विद्यार्थियों की अपनी उपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तो भाई ये गलत हो गया, हमें यहाँ पे गलत क्यों हो गया कि भी कोई बच्चा अपनी उपेक्षा को क्यों कम करे, भाई वो भी पढ़ने के लिए इच्छुक है, वो भी पढ़ने के लिए आया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अपनी उपेक्षाओं को वो कम करे, उसकी भी सहभागिता पूरी होनी चाहिए, है ना। तो ये विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो भाई जो बच्चे सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, नई नई तकनीकी ढूंढेंगे और अपनी शिक्षा पद्धतियों का क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चौथा विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न है, अगला है, बच्चों को अधिगम
गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड देना। दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात, पुरस्कार देना, दंड देना अच्छी बात है, लेकिन लगातार देना सही नहीं है। तो देखते हैं भाई क्या ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है कि बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। तो भाई बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अगला क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। अगला है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही कहा गया है यहाँ पे। बच्चा क्या है, वो प्रदर्शित नहीं कर रहा है अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं कर पा रहा है, बस वो क्या कर रहा है, निपुण हो रहा है। किसमें? कि हमको कोई पुरस्कार मिलेगा, हम इस दंड से हम बचना चाहते हैं, है ना। तो अपने आप को अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, बस प्रदर्शन ये करेगा कि हम उसमें निपुण हो जाएं, हमें अच्छे मार्क्स लाना है कि हमको ये पुरस्कार मिल जाए, तो इसके लिए वो परेशान रहेगा यहाँ पे। तो ये विकल्प बिल्कुल सही होगा। अंतिम क्या है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो ऐसा नहीं है, उनकी जिज्ञासा होती है। तो पहले चौथा विकल्प भी गलत हो गया, यहाँ पे तीसरा वाला ही बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है? भाई द्वितीयक की बात हुई जो निष्क्रिय थी। तो बात करते हैं यहाँ पे हम, इसमें कौन सा होगा भाई, देख लेते हैं। परिवार कहाँ कहाँ है? परिवार पहले वाले में है, परिवार दूसरे वाले में। ये तो प्राथमिक हो गई, प्रथम हो गई, है ना, या फिर सक्रिय हो गई, तो ये तो होगा नहीं भाई। अगला देखिएगा, अब परिवार होता था और आस पड़ोस होता था, है ना, आपको याद होगा अच्छे से। तो अंतिम हमारा क्या है, तीसरे वाले में, चौथे वाले में पड़ोस दिया गया है, तो ये भी प्राथमिक है। तो पहला, दूसरा और चौथा क्या है, प्राथमिक है, लेकिन दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये द्वितीयक है और इसी को हम बोलते हैं गौड़। ठीक है, तो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी क्या होगी, मीडिया होगी और विद्यालय होगी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। भाई ध्यान दीजिएगा, प्रश्न लगभग वैसे ही प्रश्न है जो पिछले अभी हमने किया था। बच्चा क्या है, एक वंचित पृष्ठभूमि से आया हुआ है। ठीक है, ध्यान देते हैं हमें क्या कैसा माहौल बनाना है। तो पहला है, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ठीक है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनके उपयोग करता है। बात सही है भाई, हमें उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा ज्ञान को महत्व देना है, उनका उपयोग करना है, ये सही हो सकता है। अगला है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना है। तो भाई ये तो गलत हो गया। हमने आपसे कहा था कि कोई भी बच्चा आपके विद्यालय में आता है, आपके पास आता है, हमें उनकी मातृभाषा को, उनकी भाषा को भी स्वीकार करना है, कभी भी हमें हतोत्साहित नहीं करना है। तो ये विकल्प गलत हो गया। आगे देखते हैं, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, बच्चों को वर्गीकरण नहीं करना है, तुलना नहीं करना है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया देखा जाए तो दूसरा वाला सबसे अच्छा होगा कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका हम उपयोग करते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की हम। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब बात हो रही शिक्षक की कैसी भूमिका होगी, देखते हैं। पहला विकल्प है हमारा, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो भाई अनुशासन, अगर अनुशासन की बात होती है तो विकल्प गलत होता है, क्योंकि अनुशासन में बच्चा डर जाता है, दबाव में रहता है, वो पढ़ नहीं पाता है। तो विकल्प पहला वाला गलत हो गया। अगला है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना है। तो ये भी गलत है कि भाई हम पाठ्य पुस्तक को ही फॉलो कर रहे हैं, वही को पढ़ा रहे हैं, बाकी कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि हमारा उद्देश्य यही हो कि अपने हम पाठ्यक्रम को पूरा करें, है ना, उसको हम दोहराएं। ऐसा नहीं है, बच्चों को समझ स्थापित करनी है, हमें बच्चों का पाठ्यक्रम नहीं पूरा करना है। तो यहाँ पे ये भी विकल्प गलत हो गया। अब देखते हैं आखिरी वाला क्या है, आराम के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से भी सीख सके। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बच्चों को यहाँ पे अवसर मिलेगा कि कुछ जो रिक्त स्थान है, जो समय है, गैप वाला समय है, वहाँ बच्चे क्या है आपस में बात करें, प्रश्न पूछें आपसे, तभी वो सीख सकेंगे। सबसे अच्छा तरीका यही वाला होगा। फोर्थ विकल्प क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है? मुख्य होती है। दूसरा विकल्प क्या है यहाँ पे? सही है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ध्यान दीजिएगा। पहला है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा होता। हमने आपको पहले बताया था, किसी भी विकल्प में केवल शब्द आता है तो विकल्प क्या हो जाता है? गलत। क्योंकि सिर्फ माता पिता के द्वारा समाजीकरण नहीं होता है, परिवेश से भी होता है, विद्यालय से भी होता है, आस पड़ोस से भी होता है। तो यहाँ पे केवल लगा हुआ है तो ये विकल्प क्या हुआ? गलत हो गया। आगे क्या है? अगला है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियाँ, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करती हैं। तो बात तो सही है भाई कि जो जनसंचार के माध्यम हैं इनकी क्या है? पहुंच बढ़ रही है, हर जगह ये पहुंच रहे हैं। और साथ में क्या है? इससे बच्चों की बालकों की अभिव्यक्तियाँ हैं, मूल्य हैं, विश्वास है, इनको क्या हो रहे हैं? प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं हम। तीसरा है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं करते हैं। तो ये गलत हो गया। वो प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया कर सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया भाई। अगला है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो ये गलत होगा। यहाँ पे देखा जाए सबसे बढ़िया क्या होगा? 15 का जो दूसरा विकल्प है बिल्कुल सही होगा। सबसे बेस्ट वही जा रहा है। आगे बात करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर बात करते हैं साइकोलॉजी की या फिर हम किसी विषय की बात करें तो सीटेट में विकल्प तो कई सही हो सकते हैं, लेकिन हम ध्यान देंगे जो सबसे उच्चतम होगा, सबसे बढ़िया होगा, उसी के साथ में हम जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न में क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का प्रमुख कारक है? तो भाई हमने आपको बताया था प्रमुख कारक क्या होता है? परिवार होता है। तो बिल्कुल यहाँ सही होगा परिवार। अगर परिवार नहीं दिया होता तब क्या होता? अनुवांशिकता हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो भाई कर रहे हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था की। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसका परिवार ही उसके साथ में होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं विकल्प में क्या है। पहले में भाई बहन है, अध्यापक तो होगा नहीं भाई। अगला में अध्यापक दिया है तो अध्यापक भी नहीं होंगे। अगले क्या है? साथी और माता पिता। तो माता पिता तो होते हैं लेकिन प्रारंभिक बाल्यावस्था में साथी नहीं होते हैं। वो तो बाल्यावस्था जब खत्म होने वाली होती है तब स्टार्ट होते हैं बच्चों को मिलना, है ना। तो यहाँ पे माता पिता और उनके भाई बहन होंगे। चौथा विकल्प क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? भाई ध्यान दीजिएगा, हमें ढूंढना है एक ऑप्शन इसमें से गलत है। पहला है, समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता तथा सामाजिक कौशलों का विकास होता है और उसको सीखता है। सही है भाई। अगला है, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनका सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यहाँ पे गड़बड़ है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जो भी सिखाया जाए वो स्वीकार कर ले। भाई उसके अंदर भी चिंतन करने की क्षमता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता है। वो भी चीज़ों को एनालाइज करेगा, क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं या गलत हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो स्वीकार ही कर ले। यहाँ पे गड़बड़ है। आगे देखते हैं, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई। प्रजातंत्र होगा तो बच्चा अपनी बातों को अच्छे से कह पाएगा, अध्यापक उसकी बातों को समझ पाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है? सामाजिक नियमों को अधिग्रहण करना। ये तो बिल्कुल सही है भाई। हमने आपको परिभाषा में बताया था कि समाजीकरण क्या होता है कि सामाजिक नियमों को अधिग्रहण करना होता है। तो यहाँ पे ये भी सही होगा। क्या गलत होगा? हमारा दूसरा वाला गलत होगा कि बच्चों को विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये विकल्प गलत है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो आपको याद होगा, हमने बताया था आपको कि सार्वजनिक पुस्तकालय है, वहाँ पे बच्चा क्या है? उसका समाजीकरण नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं, ना आपस में बात कर पाएंगे, ना कुछ सीख पाएंगे। तो वहाँ पे ये क्या होगी? एक निष्क्रिय एजेंसी होगी। चौथा विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, समाजीकरण है क्या है? शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध। तो ये तो नहीं होगा भाई। अगला क्या है? समाज के
आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, तो ऐसा नहीं है कि भाई समाजीकरण के द्वारा आधुनिकता लाई जाए, तो ये भी गलत हो गया भाई। बाकी दो विकल्प देख लेते हैं। अगला है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ये हो सकता है भाई। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि हम समाज के नियमों को परिवर्तित करते हैं, हम क्या करते हैं, सामाजिक नियमों को अनुकूलित करते हैं, समायोजन करते हैं, है ना। तो तीसरा विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, छोटे विद्यार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा, ध्यान देते हैं। पहला विकल्प है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, भाई नियंत्रण की बात हो रही है तो गलत हो गया यहाँ पे। एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, ये सही हो सकता है, लेकिन बाकी देख लेते हैं हम। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, तो ये भी गलत है भाई, कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना है इसीलिए बच्चों से क्या आपस में बात करो भाई, ऐसा नहीं है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकते हैं, ये देखिए ज़्यादा सही है, क्योंकि बच्चा आपस में अगर बातचीत करेगा, आपस में कुछ सीखेगा, पीयर असेसमेंट करेगा, तो क्या होगा, उसका जो सामाजिक कौशल है वो अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से डेवलप होंगे। तो यहाँ पे दूसरे की अपेक्षा चौथा विकल्प ज़्यादा बेटर होगा, तो यहाँ पे हम जाएंगे चौथे विकल्प के साथ में। आगे बढ़ते हैं हम, अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। तो लास्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य, हमने बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। तो पहला हमारा क्या है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आ गया कि हमें सदैव अनुपालन ही करना है। हमने आपसे बताया था कि हमें सामाजिक मापदंडों का अनुपालन करना है, उनके अनुकूल हमें रहना है ना, उनके साथ समायोजन करना, लेकिन यहाँ बात हो गई सदैव अनुपालन करना, ये तो गलत हो गया भाई। अगला देखते हैं, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ये नहीं है भाई, अब के अपने व्यक्तिक हम नियम बनाएंगे तो सामाजिकरण कैसे हुआ भाई, सामाजिक नियम कैसे होगा, तो ये भी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है समाज में बड़ों का सम्मान करना, तो ये तो इसके अंतर्गत आता है, लेकिन ये सामाजिकरण नहीं है। अगला क्या है, अंतिम विकल्प हमारा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। भाई ध्यान दीजिएगा, ये विकल्प सबसे बढ़िया है कि हमें सामाजिक वातावरण में अनुकूलन करना है, समायोजन करना है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा चैप्टर और प्रैक्टिस इसकी कंप्लीट हो गई। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हुआ है तो ये मान लीजिए सामाजिकरण का जो एक प्रश्न आपका आने वाला है वो गलत नहीं होगा। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपने क्लास माई ली है कि नहीं ली है, और साथ में बने रहिए हमसे, क्योंकि हम चाहते हैं आप कुछ बेहतर सीख सकें। तो इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।